आज हम टेकोमीटर का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस आखिरी टॉपिक का नाम है समरी ऑफ टेकोमीटर। मतलब जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया टेकोमीटर के अंदर उसकी समरी की बात करेंगे आज अपन। तो सबसे पहले समरी की बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेकोमीटर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ टेकोमीटर क्या था अपने पास? आइसोलेसिस ट्रेंगल। जो भी आइसोलेटेड ट्रेंगल है उसके प्रिंसिपल पे अपना टेकोमीटर वर्क करता है। आइसोलेटेड ट्रेंगल मतलब S1/D1, S2/D2, S3/D3, ठीक है, इज कांस्टेंट C। वो जो C डिपेंड करता है tan β/2/2 पर। tan बीटा क्या है? S1, S2, S3, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया मेरा थ्योरी ऑफ टेकोमीटर। मतलब जो टेकोमीटर की थ्योरी है वो किस बेस पे डिफाइन की गई है। तो टेकोमीटर की थ्योरी जो है वो लेंस थ्योरी पे डिपेंड थी। और लेंस थ्योरी आपको मालूम थी। लेंस थ्योरी क्या था? थ्योरी था 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस F1 प्लस 1/f2। ये आपकी लेंस थ्योरी थी, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेकोमीटर। इक्वेशन ऑफ टेकोमीटर क्या था? L इक्वल्स टू D इक्वल्स टू K S प्लस C, जहाँ C और K कांस्टेंट है था। C मल्टीपल कांस्टेंट होता है और K जो है मल्टीपल कांस्टेंट है और C जो है एडिटिव कांस्टेंट होता है। यदि ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पर K इक्वल्स टू 100 हो जाता है और C इक्वल्स टू 0 हो जाता है, उस कंडीशन में इस जो लेंस यूज़ करते हैं उस लेंस को अपन बोलते हैं एनालिटिकल लेंस और उस टेलीस्कोप को बोलते हैं एनालिटिकल टेलीस्कोप, ठीक है। अब जब L इक्वल्स टू नॉट D हो, ये कंडीशन कब होगी? जब मेरा टेलीस्कोप परपेंडिकुलर नहीं होगा। मतलब अगर L इक्वल्स टू D इक्वल्स मतलब ये मेरा एक टेलीस्कोप है और ये लेवलिंग स्टॉप है। लेवलिंग स्टॉप के अगर परपेंडिकुलर होगा तो L इक्वल्स टू D होगा। और यदि टेलीस्कोप परपेंडिकुलर नहीं होगा किसके? लेवलिंग स्टॉप के, तो L इक्वल्स टू नॉट D। ये बात मैं अच्छे से पिछली बार क्लियर कर चुका था, ठीक है। अगर टेलीस्कोप मेरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये तो इस कंडीशन में L इक्वल्स टू क्या होगा? D इक्वल्स टू L कोस थीटा, V इक्वल्स टू L साइन थीटा और S इक्वल्स टू S डैश इक्वल्स टू S कोस थीटा। ये तीनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब मेरा टेलीस्कोप ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब टेलीस्कोप के फेस को मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता हूँ तो वो थीटा एंगल से मूव होगा और उस थीटा एंगल जो रहेगा वो उस थीटा एंगल के ऊपर डिस्टेंस, उसका एलिवेशन और उसकी S जो डिस्टेंस है, मतलब S1, S2, S3 जो होती है अपर क्रॉस हेयर, लोअर क्रॉस हेयर और मिडिल क्रॉस हेयर के बीच जो रीडिंग होती है, जब मैं पढ़ता हूँ तो जो अपर क्रॉस हेयर की रीडिंग में से लोअर क्रॉस हेयर की रीडिंग माइनस करता हूँ तो मुझे S मिलता है। ये जो चीज़ें हैं D, V, S, ये तीनों डिपेंड करती है थीटा के ऊपर। D जो डिपेंड करता है L कोस थीटा के ऊपर, V जो डिपेंड करता है L साइन थीटा के ऊपर और S जो नया S डैश जो डिपेंड करता है S कोस थीटा के ऊपर, ठीक है। ये तब होता है जब टेलीस्कोप को मैं ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता हूँ। अब ऊपर कब मूव करूँगा? जब मेरा लेवलिंग स्टॉप ऊपर की तरफ होगा। ये जैसे मैंने फिगर में आपको दिखाया इस तरह में, ये मेरा टेलीस्कोप है, ये इस तरह ऊपर की तरफ मूव करूँगा क्योंकि मेरा लेवलिंग स्टॉप ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि मेरा लेवलिंग स्टॉप नीचे की तरफ रखा होगा तो मैं टेलीस्कोप के फेस को डाउनवर्ड मूव करना ही होगा, मुझे करना पड़ेगा रीडिंग लेने के लिए। ये मेरा S1 था, ये S2 है, ये S3 है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि D इक्वल्स टू L कोस थीटा, V इक्वल्स टू L साइन थीटा और S इक्वल्स टू
क्या बोलते हैं, एस कोस थीटा। ठीक है, ये आपका होता है। इसके बाद अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो जो मेरा नया आर एल आता है, अगर मैं टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ मूव कराता हूँ तो न्यू आर एल जो मिलता है, जैसे मान लो मेरा ये है तो मुझे इस पॉइंट का आर एल चाहिए। ये पॉइंट, ये मान लो ए है जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट, और ये लेवलिंग स्टॉप, जो जहाँ लेवलिंग स्टॉप की फूड है वहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ आर एल। तो आर एल ऑफ बी, आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस v माइनस एस टू। इसी तरह जब ये मैं टेलीस्कोप को नीचे की तरफ मूव कराता हूँ तो क्या होगा, आर एल ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस v माइनस एस टू। ठीक, ये होता है। अब v की जो वैल्यू होती है जब मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ या टेलीस्कोप को ऊपर या नीचे की तरफ मूव करूँगा तो v और d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा, ये होगी d की वैल्यू। और v की वैल्यू क्या होगी, v होगी के एस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा। अब ये चीज़ें कहाँ से थी, मैं आपको बता चुका था पहले भी कि अगर आपके पास d इक्वल्स टू एल कोस थीटा होता है और एल इक्वल्स टू के एस डैश प्लस सी होता है तो के एस डैश की वैल्यू के एस कोस थीटा होती है। इस के एस डैश की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू के एस कोस थीटा। ठीक है, प्लस सी, और ये जो पूरा एल जो बनेगा जब आपने इधर रखोगे यहाँ पे इस जगह एल की जगह, तो आपको मेन जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी इक्वल्स टू एल के एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा। इसी तरह v की वैल्यू आपके पास आएगी, v इक्वल्स टू होता है एल साइन थीटा, और l की वैल्यू आपके पास अच्छे से मालूम है आपको क्या होता है, l इक्वल्स टू के एस प्लस सी के एस डैश। ठीक है, और एस डैश आपको अच्छे से मालूम है, एस डैश इक्वल्स टू एस कोस थीटा होता है। जब ये एस कोस थीटा इसमें रखेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी v इक्वल्स टू के एस कोस थीटा प्लस सी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। और इस साइन थीटा की वैल्यू को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेन जो पूरा फंक्शन आपको बनेगा वो बनेगा के एस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है अपने पास। तो इस तरह मैंने आपको ब्रीफली पूरा टेकोमीटर के जो समरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब आगे की बात ये अपन, एक और न्यूमेरिकल है मेरे पास, वो न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूँ। न्यूमेरिकल में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पहला जो न्यूमेरिकल करवाया था वो ऐसा का वैसा ही है। सामने वाला बोल रहा था कि उसके पास एक टेकोमीटर है, उस टेकोमीटर के थ्रू उसने ए पॉइंट पर लेवलिंग स्टॉप रखा और बी पॉइंट पर लेवलिंग स्टॉप रखा और 3 रीडिंगें उसने ली। ठीक है, 1.885 और नीचे वाली जो रीडिंग ली लोअर हेयर क्रॉस हेयर से 1.690 या लोअर स्टेडी हेयर से अटे जब स्टेशन ए पर जब लेवलिंग स्टॉप था, जब लेवलिंग स्टॉप बी पर था
तो S2 की जो रीडिंग उसने पढ़ी जो तो वो थी 2.450 और S2 मतलब लोअर हेयर स्टेडिया की रीडिंग पढ़ी उसने 1.650। ठीक है। अब उसने पूछा कि आपको कैलकुलेटेड टेकोमीटर कांस्टेंट आपको निकालना है, और आप अच्छे से जानते हो के और सी को ही मैं टेकोमीटर कांस्टेंट बोलता हूँ। ठीक है, जहाँ सी होता है एडिटिव कांस्टेंट और के होता है मल्टीपल कांस्टेंट। चूँकि इसके अंदर आपका टेलीस्कोप को ऊपर या नीचे मूव नहीं कराया गया, मतलब मेरा टेलीस्कोप इस तरह का नहीं था ना मेरा टेलीस्कोप इस तरह का था, मेरा जो टेलीस्कोप था बिल्कुल स्ट्रेट था। ठीक है, तो उस कंडीशन में L = D होगा, नो डाउट। अब जब ये L = D है तो D = क्या होगा, KS + C, जहाँ एक बार D जो था 90 मीटर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देखना, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दूँगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, D 90 मीटर था, K आपको निकालना है। S आपके पास कितना था, S मतलब S2 - S1 मतलब 0.195 प्लस C। इसी तरह D2 आपके पास 120 मीटर है, D2 = 120 मीटर 0.8 K प्लस C। ठीक है, D की वैल्यू आपको समझ में आ रही है ना, मतलब ये अगर मेरा एक लेवलिंग स्टॉप था A और B, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 90 थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 120 मीटर थी। ये 3 वैल्यू निकली हुई थी, 2 वैल्यू दी थी, सॉरी तीसरी वैल्यू की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि S जो होता है वो S2 - S1 मतलब अपर हेयर स्टेडिया माइनस लोअर हेयर स्टेडिया के बीच की डिस्टेंस होती है S। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 120 0.8 K प्लस C, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, और सेकंड इक्वेशन 90 माइनस 0.195 K प्लस C। जो इसको ये ऐसा, ये हर का परिमीकरण ये आपको सॉल्व करना बहुत इजीली आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 = 0.605 K, और इसमें K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 49.58। इस K की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ तो क्या होगा, 120 = 0.8 इंटू 49.58 प्लस C। तो C की वैल्यू जो आएगी आपके पास आएगी 80.33। इस तरह मेरा C की वैल्यू भी निकल गई, K की वैल्यू भी निकल गई, और मेरा टेकोमीटर जो था वो ख़त्म। इसके बाद यदि आपको टेकोमीटर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो A to Z, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर पूछ लीजिए कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, ओके।